progress. सो हम लोग अभी यहाँ पे यूनिट 3 पे पहुंच गए हैं एंड स्टार्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। ऑपरेटिंग सिस्टम में किस स्ट्रक्चर वे में काम करती है, कैसे इसमें कर्नल की क्या भूमिका होती है, मेमोरी मैनेजमेंट कौन करता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हार्ड डिस्क इंटरेक्शन, हाँ, कौन से एप्लीकेशन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली हार्डवेयर को इंटरेक्ट करते होंगे डायरेक्टली, एंड बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन रोल क्या है, क्या वो मतलब यहाँ पे वो कैसे रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, कैसे मैसेजिंग करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, एंड सिग्नल कैसे पास करते हैं एक दूसरे एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम टू एप्लीकेशन, या फिर सीपीयू टू कॉलर या फिर लोडर। अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, पहले देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। ये ऑब्जेक्टिव है, इंट्रोडक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज है, सिस्टम कॉल्स है, सिस्टम प्रोग्राम्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर एंड मोनोलिथिक सिस्टम, क्लाइंट सर्वर मॉडल, एक्सोकर्नल, लेयर्ड स्ट्रक्चर, वर्चुअल मशीन एंड सम ऑफ द की। तो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए आफ्टर दैट? डिस्क्राइब द ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, डिफाइन सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स कितने टाइप के होते हैं, क्या है, क्यों कॉल होते हैं, और पर्पस क्या है सिस्टम कॉल करने का, मेनली सिस्टम कॉल में क्या क्या फंक्शनैलिटी आती है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। एक्सप्लेन सिस्टम प्रोग्राम, नो ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, डिस्क्राइबिंग लेयर्ड स्ट्रक्चर क्या होती है, वो सारी चीजें। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे वैरी करता है, मतलब सिस्टम टू सिस्टम भी वैरी करेगा, एंड जैसे अगर हम बात करें कि अभी लेटेस्ट ये चल रही है, i7 चल रहा है, ठीक है, लेकिन i7 प्रोसेसर के साथ आपको इंटेल का i7 प्रोसेसर एंड 11th जनरेशन चल रहा है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे लेआउट कर, मतलब वो होती है, क्या इम्पैक्ट करती है सिस्टम के प्रोसेसिंग में या फिर परफॉर्मेंस में, मोर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, और ये सारी चीजों पे मतलब यहाँ पे देख। सो वन बाय वन साक्षी एंड सैफो दोनों रीड कीजिएगा वन बाय वन। सैफो स्टार्ट कीजिएगा। Every general purpose computer must have an operating system to run other programs. Operating system performs basic tasks such as recognizing input from the keyboard, sending output to the display screen, keeping track of files and directories on the disk, and controlling peripheral devices such as disk drives and printers. For large system, the operating system has even greater responsibilities and powers. It is like a traffic cop. It makes sure that different program and user running at the same time do not interface with each other. Operating system is also responsible for security, ensuring that unauthorized do not access the system. The operating system is also responsible for security, ensuring that unauthorized users do not access the system. अगला लाइन है आपका सैफो। The system call provide an interface between the process and the operating system. System calls allow user level processes to request some services from the operating system, which process itself is not allowed to do. It is because of the critical nature of operations that the operating system itself does them every time they are needed. The fact that improper use of the system can easily
use a system crash. Thus, the operating system is introduced. It executes at the highest level of order and allow the application to request for a service. A system call which is implemented through hooking and Interrupts. System interrupts. is by an application program to request service from the operating system. तो ये स्लाइड्स में समझ में आया आप लोगों को या फिर कुछ डाउट्स हैं तो वो क्लियर कीजिए। कहाँ पे डाउट है, कौन सा पॉइंट है वो बताइए, हम एक्सप्लेन कर दें। The system calls provide an interface between the process and the operating system. सर इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। नीचे से थर्ड ना, या फोर्थ। तो ये तो सिस्टम कॉल प्रोवाइड, ये वाली यस सर। system call provide an interface between process and the operating system, just like कि अगर आप वर्ड यूज कर रहे हैं या नोटपैड यूज कर रहे हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट करेगा, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन के बीच में वो इंटरफेस क्रिएट करता है जिससे वो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट देता है उस इंटरफेस को। इंटरफेस क्या करता है, पीछे प्रोसेसिंग करवाता है, किससे, ऑपरेटिंग सिस्टम से। जस्ट एक सिंपल एग्जांपल अगर देते हैं कि आप होटल में जाते होंगे, कोई भी 5 स्टार होटल या कोई भी होटल, तो वेटर आपसे आके क्या पूछता है, क्या लेंगे, मेनू देता है, मेनू कार्ड्स में आप चेक करते हैं, ऑर्डर देते हैं। क्या आप उसको देखने जाते हैं कि कैसे वो काम हो रहा है, कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आप देखते नहीं है। तो जस्ट लाइक बेटर आपका इंटरफेस का काम करता है, वहां पे फेस वैल्यू इंटरफेस की होती है। बैकएंड में कौन क्या काम कर रहा है, कौन बना के दे रहा है, कैसे बना के दे रहा है, ये आपको कोई मतलब नहीं होता है। आपको आप ऑर्डर देते हो, बेटर आपको थोड़ी देर बाद आपको सर्व करता है वो चीजें। सो यहाँ पे सिस्टम कॉल्स क्या है, प्रोवाइड इंटरफेस। एक्चुअल में क्या है कि ये रिक्वेस्ट लेता है एंड रिस्पॉन्स करता है। रिक्वेस्ट लेता है कहाँ से, एप्लीकेशन से या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से, एंड जहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करना है वहां पे करता है। जैसे एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट लेगा, ये कहाँ फॉरवर्ड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उसको हैंडल करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी एप्लीकेशन को अगर आउटपुट देना है तो वो इसको कॉल करेगा, सिस्टम कॉल को, एंड बोलेगा कि इस एप्लीकेशन में ये डेटा सेंड करो, तो वो उस डेटा को वहां पे पहुंचाएगा। तो मीडिएटर का काम करता है एक तरीके से, ठीक है। Yes. अपार्ट फ्रॉम एनी सैको, No, sir. अपार्ट फ्रॉम एनी, No, sir. नहीं, आगे बढ़े। Yes, sir. साक्षी, यस सर आगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या होती है, देखने को ज्यादा तो आगे नहीं बढ़े। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम में 5 एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई गई है सर्विसेज के रूप में। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। फाइल इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन होता है, जैसे कि कीवर्ड से लेना, स्क्रीन पे दिखाना, या प्रिंटर से प्रिंटिंग करना, या कहीं भी आउटपुट दिखाना। उसके अलावा फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, जस्ट लाइक आप किसी भी फाइल को सेव करना, कहीं डायरेक्टरी में सेव करना, एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, नेटवर्क हो, या फिर कैसे भी हो, आपको फाइल मैनेजमेंट करने का बताता हूँ। आफ्टर दैट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इसलिए कि जैसे आप रिक्वेस्ट दिए कि ये फाइल चाहिए हमको कुछ प्रोसेस करने के लिए, जैसे अभी हम ये स्लाइड आपको दिखा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कोई ड्राइव में सेव होगा,
एंड हमने रिक्वेस्ट दिया कि इस फाइल को लाया जाए, तो वो क्या है, सिस्टम कॉल किया किसको, कि ये फाइल, ये एप्लीकेशन कॉल किया कि ये फाइल इस लोकेशन पे है, जाके वहां से लाओ। तो वो क्या किया, फाइल मैनेजमेंट के थ्रू वो लेके आया। एंड फिर अब हम यहाँ पे रीड राइट कर रहे हैं, तो वो चीज मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहा है कि हम आपको वो इनपुट के तौर पे आउटपुट दिखा रहा है ये। ठीक है। एंड एरर डिटेक्शन, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम रिक्वेस्ट दिए, शॉर्टकट होता है ना, या फिर रिसेंट फाइल देखिए आप लोग, किसी भी एप्लीकेशन का रिसेंट फाइल, अगर मान लीजिए कि आप रिसेंट फाइल से वो फाइल डिलीट कर दो या हटा दो, तो क्या वो रिसेंट फाइल में क्या देगा, एरर देगा कि दिस फाइल इज नॉट एग्जिस्ट। सो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एरर डिटेक्शन एक पोर्शन होता है जो कि एरर हैंडलिंग करता है। जस्ट लाइक कि अगर आप ट्राई कैच यूज नहीं करते हो, तो क्या होगा, कोई भी एरर सिस्टम को क्रैश कर सकता है, इनफाइनाइट लूप में ले जा सकता है। जस्ट लाइक अगर हम कोई फाइल क्रिएट कर रहे हैं और वो इनफाइनाइट लूप में चली जाए, क्या होगा, आपका सिस्टम 5 मिनट भी नहीं लगेगा और पूरा फुल हो जाएगा। फुल हो जाएगा, सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्पेस नहीं मिलेगा एंड वो क्रैश कर देगा आपके सिस्टम को। ठीक है। Yes, sir. तो ये सारी चीजों को, या फिर एक और एग्जांपल है डिवाइड बाय जीरो। डिवाइड बाय जीरो में आप अगर हैंडल नहीं कर रहे हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हैंडल करेगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का ये अगर हैंडल करने का वो नहीं होता, कैपेसिटी मीन्स फंक्शनैलिटी नहीं होता, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इजीली क्रैश हो जाता, इजीली क्रैक हो जाता, कोई भी वो कर सकता था फिर। ठीक है। तो नेक्स्ट वन बाय वन करके देखते हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या करता है। तो सैपू स्टार्ट कीजिएगा, अल्टरनेट साक्षी। The purpose of a computer system is to allow the user to execute program. So the operating system provides an environment where the user can conveniently run programs. The user does not have to worry about the memory allocation or multitasking or anything. These things are taken care of by the operating systems. Running a program involves the allocating and deallocating memory, CPU scheduling in case of multiprocess. These functions cannot be given to the user level programs, so the user level programs cannot help the user to run programs independently without the help from operating system. क्या क्या समझ में आया इसमें? सर पहला पॉइंट समझ फर्स्ट में एक आया? पॉइंट समझ आ गया, फोर्थ वाला please कर दीजिए। सैपू फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? सर थोड़ा आया, वो पूरा फुल नहीं आया, इसमें ये आया चलिए पर्पस। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। द पर्पस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज टू अलाउ द यूजर टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम। So the operating system provide an environment where the user can conveniently run program. ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए रियल टाइम अगर एग्जांपल ले, तो आपका घर बना होगा। ठीक है। यस सर। घर बना होगा तो नीचे जमीन होगा, यस, जमीन पे होगा। जमीन होगा तभी तो आप घर बनाओगे, कि यस हवा सर, में बना सकते हो। जमीन होगा तो बनेगा। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए लैंड, जमीन का काम करता है, लैंड का काम करता है। ठीक है। एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे, जैसे आप जमीन पे घर बना सकते हो, दुकान बना सकते हो, रेस्टोरेंट बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो अगर जमीन रहेगी तो। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशन बनते हैं। जैसे आप गूगल क्रोम देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज देख सकते हो जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, विजुअल कोड जो रन कराते हैं वो सारी चीजें हैं। तो अलग अलग चीजें होती हैं। तो वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है
कि यूजर कैन डू और एग्जीक्यूट एनी अदर प्रोग्राम लाइक नोटपैड, पेन, विजुअल कोड एक्सेट्रा, बहुत सारे एप्लीकेशन। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। Yes, sir. Second point, the user does not have worry about memory allocation or multitasking or anything. These things are taken care of by the operating system. So कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी प्रोग्राम अगर यूजर रन कराता है तो मेमोरी एलोकेशन वो मैनुअली नहीं करता है। जैसे हम इंट डिक्लेयर किए तो इंट में 4 बाइट, कभी कभी 2 बाइट से भी काम चल जाता है, कभी कभी 4 बाइट लेते हैं, कभी कभी वो 8 बाइट में भी जाता है। तो इसका ये नहीं, लॉन्ग इंट होता है वो समझते हैं, लॉन्ग इंट इक्वल टू अप्रोक्सीमेट लगभग डबल के, तो वो 8 बाइट लेता है। ठीक है, तो ऐसे ही करके वो मतलब यूजर नहीं डिसाइड करता कि कितना मेमोरी लेगा और कहाँ लेगा और किस मेमोरी एलोकेशन पे लेगा। तो ये सारी एक्टिविटी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही हैंडल करता है। मेमोरी एलोकेट करना, जब उसको जरूरी होगा देगा, जब जरूरत खत्म हो जाएगी तब वो उससे ले ले, उस एप्लीकेशन से, उस प्रोसेस से मेमोरी मतलब डी एलोकेट कर ले लेना। सो जैसे Yes. आप हो सकता है कि ध्यान में हो कंस्ट्रक्टर एंड डिकंस्ट्रक्टर, C++ में हम लोग देखे थे, रिमेम्बर है? No, sir. Yeah. साक्षी आपको? तो कंस्ट्रक्टर क्या काम करता था? मेमोरी एलोकेट कराता था। जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होता था एंड मेमोरी एलोकेट होता। ठीक है, डिकंस्ट्रक्टर क्या करता था? जब आपका फाइनल प्रोग्राम एंड होता था तो बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होता था, डिकंस्ट्रक्टर होता है, एंड मेमोरी रिलीज किया जाता है। जो भी मेमोरी प्रोग्राम यूज किया था वो सारी मेमोरी को रिलीज कर दिया जाता है, सिस्टम कॉल दे दिया जाता है कि अब हमारे मतलब इस प्रोग्राम के लिए अब मेमोरी नहीं चाहिए, ये जो मेमोरी था आप ले सकते हो। तो वो रिलीज कर देता है, सिग्नल दे देता है, एंड वो सिस्टम कॉल उसको हैंडल कर लेती है। ठीक है, Yes. नेक्स्ट पॉइंट क्लियर है? दूसरा पॉइंट Yes, sir. Clear. साक्षी? क्लियर है। Recording in progress. हेलो, Yes, sir. अभी सही है? Yes, sir. अब सही है। पावर चला गई थी। तो स्टार्ट करें? हेलो, आवाज आ रही है? Recording in progress. हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही है ना? सो ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट, हेलो, Yes, sir. आ रही है आवाज। स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, sir. दिख रहा। ठीक है, तो तीसरा ये बोल रहा है रनिंग अ प्रोग्राम इन्वॉल्व्स द एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग मेमोरी, CPU scheduling
इन केस ऑफ मल्टी प्रोसेस। तो जो भी एप्लीकेशन यूजर रन कराता है और चीजें कराता है, तो फिर वो सीपीयू का शेड्यूलिंग भी होती है कि सीपीयू कितना टाइम उस एप्लीकेशन को देगा ताकि वो कंटिन्यू कर सके। इसके बाद चौथा पॉइंट है, दीज फंक्शंस कैन नॉट बी गिवन टू द यूजर लेवल प्रोग्राम। सो यूजर लेवल प्रोग्राम कैन नॉट हेल्प द यूजर टू रन प्रोग्राम इंडिपेंडेंटली विदाउट द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर यूजर को ये सारी चीजें करने के लिए दिया जाए, जैसे मेमोरी एलोकेशन है, सीपीयू का टाइम शेड्यूलिंग है, सिस्टम कॉल्स है, ये सारी करने के लिए दिया जाए, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने में 200 मिनिमम 200 प्लस लाइन का कोड होगा, जो कि यूजर कभी कर ही नहीं पाएगा। तो वो चीजें हैंडल sir. करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का वो आया कि बेसिक फंक्शनैलिटी, बेसिक फीचर्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, आप लेस से लेस कोड में आप अपना काम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चले। Yes. सो इनपुट आउटपुट क्या है? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में क्या होती है? सबको स्टार्ट कीजिएगा वन बाय वन। Each program requires an input and produce output. This involves the use of input output. The operating system hides the user the details of underlying hardware of the input output. All the user sees is that the input output has been performed without any details. So the operating system, by providing input output, makes it is convenient for the users to run programs. For efficiently and protection, users cannot control input output, so this service cannot be provided by user level programs. समझ में आया है इसमें या फिर कुछ है डाउट? इसमें सर इसमें बस इनपुट आउटपुट के बारे में बताया बस। हाँ जी, Required बेसिकली ये क्या है कि इनपुट मतलब कीबोर्ड से इनपुट मिलेगा, माउस से मिलेगा, जॉयस्टिक से होता है, बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, टच पैड से होता है, तो वहां से इनपुट मिलेंगे। आउटपुट कहाँ पे दिखाएगा? या तो प्रिंटर होगा, डिस्प्ले है। नहीं तो स्क्रीन होगा। ठीक है, नहीं तो फाइल होगा, फाइल में भी हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करते हैं, जो फाइल सेव करते हैं या फिर जो भी चीजें करते हैं वो भी आउटपुट का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चले। यस सर। तो फाइल मैनिपुलेशन, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, ये क्या है कि बेसिकली आप जब भी कोई फाइल पे काम करते हैं तो रीड राइट एक्सेस क्या होना चाहिए? तीन ग्रुप होते हैं। एक तो ओनर का ग्रुप होता है कि किसी फाइल को क्रिएट करने वाला ओनर है, उसका क्या राइट्स होना चाहिए। दूसरा है कि उसका आ, अगर कोई दूसरा एक्सेस करता है तो उसका क्या राइट्स होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा है कि यस सर। नेटवर्क पे अगर कोई एक्सेस करता है उस फाइल को तो उसका क्या राइट्स होना चाहिए। तो ये सारी चीजें किसमें होती है? फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन में। बेसिकली यूनिक्स यस में आपको टोटल 7 होते हैं एक यूजर के लिए। मतलब रीड के लिए एक होता है, राइट के लिए 2 होता है, एंड रीड राइट एंड नहीं, व्यू के लिए एक होता है, रीड के लिए 2 होता है, राइट के लिए 3 होता है। व्यू नहीं, एक्सेस के लिए ऐसे यस 3 ऑपरेशन होते हैं जिसमें टोटल मिला के 7 होते हैं। तो वो आगे चलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यूनिक्स सिस्टम में कैसे कैसे वो परमिशन दी जाती है और किस फाइल पे किस फोल्डर पे क्या परमिशन दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रीड कीजिएगा, सैपो स्टार्ट कीजिएगा। The output of a program may need to be written into new files or input taken from some files. The operating system provides this service. The user does not have to worry about secondary storage management. User gives a command for reading or writing to a file and sees his her task.
accomplished first operating Accomplished. system accomplished first operating system make it easier to user program to accomplish their task. This service involves secondary storage management. The speed of input-output that depends on secondary storage management is critical to the speed of many programs, and hence I think it is best relegated to the operating systems to manage it than giving individual users the control of it. It is not difficult for the user level programs to provide these services, but for above mentioned reason, it is best if these services left with operating systems. तो ये समझ में आया या नहीं? सर ये सब सेकेंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला. सो सेकंड में क्या बोल रहा है? द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द सर्विसेज, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है. क्या? द यूजर डज नॉट हैव टू वरी अबाउट सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट. सेकेंडरी मतलब आपका प्राइमरी स्टोरेज कौन सा होता है? प्राइमरी स्टोरेज इंटरनल. रैम होता है. नया Yes, जो sir. SSD आया है वो होगा. ठीक है. एक्सटर्नल डिवाइस जो लगाते हैं, ठीक है, Yes, sir. जिसमें प्राइमरी स्टोरेज बेसिकली वो होता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस ड्राइव में, अगर सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव है तो आपका प्राइमरी ड्राइव कौन सा होगा? सी ड्राइव होगा, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो. जरूरी नहीं है कि सी ही होगा. अगर डी में इंस्टॉल है तो डी प्राइमरी होगा, अगर ई में इंस्टॉल है तो ई प्राइमरी होगा. ठीक है. अपार्ट Yes, फ्रॉम sir. सेकेंडरी स्टोरेज मतलब आपका पेन ड्राइव हो सकता है, कोई अदर एक्सटर्नल जैसे CD हो सकता है. अब SSD जो एक्सटर्नल हम लोग लगाते हैं, या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है, वो सारी चीजें आपका सेकेंडरी होता है. तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है एंड आपको डेटा ट्रांजेक्शन और ट्रांसफर करने का वो फीचर्स देता है. ठीक है. नेक्स्ट, यूजर गिव ए कमांड फॉर रीडिंग और राइटिंग टू अ फाइल or and see his or her task accomplished. Thus, operating system makes it easy for user program to accomplish their task. So basically, आप टास्क में इंस्ट्रक्शन देते हो कि हाँ हमें कुछ फाइल क्रिएट करनी है या ये फाइल क्रिएट करनी है, फिर उसमें हम राइटिंग करते हैं, उस फाइल को सेव करते हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, एंड देन उसको क्लोज करते हैं. सो ये सारी फीचर्स कहाँ से मिल रही है हमको? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मिल रही है. क्या आप देखने Yes. जाते हो कि आप क्या की मतलब प्रेस किए हो एंड वो अंदर जाके कहाँ पे क्या प्रोसेस किया है, कैसे प्रोसेस किया है, एंड कैसे आउटपुट आपका फाइल में दिया? जैसे आप कुछ भी टाइपिंग करते हो तो आप ये तो नहीं जानते हो ना कि वो कैसे प्रोसेस कर रहा है. जैसे ए प्रेस किए Yes. हैं तो वो क्या समझेगा, सिस्टम क्या समझता है? सिस्टम ओनली नो बाइनरी नंबर 0 and 1. अपार्ट फ्रॉम उस Yes. पे नॉलेज में कुछ है ही नहीं चीज में. ठीक है. Yes. चौथा पॉइंट, द सर्विसेज इन्वॉल्व सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट. द स्पीड ऑफ इनपुट आउटपुट दैट डिपेंड्स ऑन सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट इज क्रिटिकल टू द स्पीड ऑफ मेनी प्रोग्राम, and hence I think it is best relegated to the operating system to manage it, then giving individual user to the control of it. मतलब इंडिविजुअल यूजर अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन मैनेज करने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको हैंडल करने के लिए वो खुद ही मैनेज करता है, खुद ही उस डिवाइस को डिटेक्ट करता है, उसका डेटा को रीड करता है एंड आपको शो कराता है कि ये पेन ड्राइव में इतना स्पेसेस हैं, इतना ऑलरेडी फाइल हैं, इसमें ये सारी चीजें मतलब फाइल्स हैं, और आपको जो काम करना है कॉपी या फिर कट, वो सारी चीजें कर सकते. ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट चले. Yes, sir. कोई डाउट इसमें? No, sir. कोई डाउट नहीं. तो नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन.
सो ऑपरेटिंग सिस्टम किससे कम्युनिकेट करेगा और क्यों करता है? सो यहाँ पे वन बाय वन रीड कीजिएगा, सबको रीड कीजिए। There are instances where process need to communicate with each other to exchange information. It may be between processes running on the same computer or running on the different computers. By providing this service, the operating system relieves the user of the worry of passing messages between processes. In case where the message need to be passed to process on the other computer through on a network, it can be done by the user programs. The user program may be customized to a specific of the hardware through which the message transits and provides the service interface to the operating system. समझ में आया? कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं? इसमें भी सर सेकेंड पॉइंट समझ नहीं आया। सेकंड पॉइंट फर्स्ट आ गया ना? यस सर। चलिए, it may be between process running on the same computer or running on a different computer. By providing the services operating system relieve the user of the worry of passing message between process. मतलब अगर मल्टीपल प्रोसेस रनिंग कर रहे हैं, जस्ट लाइक आप फेसबुक यूज करते हो या फिर कुछ भी यूज करते हो, यूट्यूब यूज करते हो, आप क्या करते हो, किसी बटन पे क्लिक करते हो, क्लिक होने के बाद क्या होता है, वो जैसे यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो पे क्लिक करोगे तो थोड़ी देर में वो लोड होगा एंड आपको प्ले करके दिखाएगा, मतलब वो होगा। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी चीज देखें कि फेसबुक में होता है कि आप रिक्वेस्ट, किसी फ्रेंड का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो, तो क्या होता है, आप रिक्वेस्ट भेजते हो, सर्वर उसको प्रोसेस करता है एंड उसके कॉरस्पॉन्डेंस आपको आउटपुट देता है, यही तो। सो आप कोई भी प्रोसेस आप अपने सिस्टम में चला रहे हो या नेटवर्क पे चला रहे हो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करके वो काम करके आपको देते हैं, ठीक है। तो यूजर को इस बारे में वरी नहीं होना है कि मतलब हाँ कैसे कम्युनिकेट होगा, कैसे वो डेटा पास करेगा या कैसे चीजें करेगा, उसके लिए नहीं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, in case where the message need to be passed to the process on the other computer through a network, it can be done by the user program. So basically क्या होता है कि जब नेटवर्क पे आप काम कर रहे होते हो तो आप रिक्वेस्ट डालते हो, यूजर प्रोग्राम के थ्रू रिक्वेस्ट जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कहाँ, नेटवर्क वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कि ये फाइल चाहिए या ये फाइल पे ऑपरेशन करना है या ये फाइल हम सर्चिंग कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटी हम नेटवर्क पे भी करते हैं, ठीक है। तो वो सारी नेटवर्क का मतलब यहाँ ये नहीं कि सोशल मीडिया नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब कि रिमोटली आप काम कर रहे हो, ठीक है। यस सर। चौथा पॉइंट, the user may be customized to the specific of the hardware through which message transit and provide the services interface to the operating system. So basically यहाँ पे जो मैसेज एक दूसरे से ट्रांजिट होता है तो कौन हैंडल करता है, एक सर्विस इंटरफेस होता है जो कि ये सारी चीजों को हैंडल करता है। जैसे सिस्टम कॉल है तो सिस्टम कॉल क्या करता है, वो रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, देन पास करता है किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर लेगा, देन किसको कॉल करेगा, सिस्टम कॉल को, सिस्टम कॉल उस रिक्वेस्ट को लेगा और जहां भेजना है वहां पे दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में क्या होता है, वन बाय वन करके रीड कीजिएगा, चाहे स्टार्ट। An error is one part of the system may be used मल्टी फंक्शन, multi-function functioning of the complete system. To avoid such a situation, the operating system constantly monitors the system for detecting the errors. This relieves the user of the worry of error propagating to various parts of the system and
um, causing malfunctioning. using malfunctioning. Next, This this service cannot allowed to the handled by user program because it involves monitoring and in case altering area of memory or deallocation of memory for a faulty process or maybe rel- relinquishing the CPU of a process that goes into an infinite loop. These tasks are too critical to be handed over to the user program. A user program, if given these privileges, can interface with the correct normal